Yes, very good morning to all of you and welcome to the lecture series on electrical machines. In the last lecture जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में कि किस तरीके से हमारे पास टॉर्क डेवलप होता है और हमने देखा था कि नंबर ऑफ पोल्स अगर बराबर होते हैं तो हमें एक टॉर्क मिलता है जो कि इस तरीके से हमको देखने को मिला था, और अगर नंबर ऑफ पोल्स रोटर या स्टेटर में डिफरेंट होते हैं तो हमें टॉर्क नहीं मिलता है। एक साइड में हमें टॉर्क बेसिकली क्लॉकवाइज मिलेगा, उसके अलग साइड में या दूसरी साइड में हमें एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा और हमें यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं मिलेगा, टॉर्क जीरो होता है। और हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ पोल हम स्टेटर और रोटर में बराबर कर देते हैं तो हमें यूनिफॉर्म टॉर्क हमें मिलता है। यानी कि जो हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर की मशीन होती है जिसमें नॉर्थ के बाद साउथ है, साउथ के बाद फिर नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद फिर साउथ है, एक केस ये था जो हमने समझा था। दूसरा केस था कि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस किस डायरेक्शन में होता है, जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल को समझने की कोशिश करी थी। तो हमने देखा था कि किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को हम घुमाते हैं, वो कंडक्टर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ईएमएफ मैक्सिमम देता है, उसके 90 डिग्री एंगल रोटेशन यानी कि 2 पोजीशन पर ईएमएफ 0 दे देगा। उसके बाद एक एक्सिस को क्रॉस करने के बाद अपनी साइकिल को रिवर्स करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ, और यहाँ कंडक्टर में करंट नेगेटिव हो जाता है, फिर उसके बाद अगेन नॉर्थ बनता है, फिर साउथ बनता है। इस तरीके से मशीन हमारी घूमती है और हमें एसी मिल जाता है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली जब मशीन नॉर्थ से साउथ को एक साइकिल कवर करती है तो उस रोटेशन पे हमें जो इलेक्ट्रिकल एंगल मिलता है बी वेव का, वो बेसिकली 2 पाई रेडियन का मिलता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोल चूंकि 2 है और रोटर में भी 2 है और स्टेटर में भी 2 है, तो हमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ पोल 2 होने से हमें इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल दोनों इसमें सेम मिलते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर कल आपको एलोबरेट किया था और मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंगल एंड द मैकेनिकल एंगल। तो हमने सीखा था यहाँ पर कि जब मशीन कोई फ्लक्स नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, तो जब नॉर्थ टू साउथ से अगर वो पास होता है तो नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में कंडक्टर प्लस बनाता है, साउथ के इन्फ्लुएंस में कंडक्टर में जो पोलरिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है, फिर दूसरा उसको नॉर्थ मिलता है, देन अगेन फिर साउथ मिलता है। यानी कि इलेक्ट्रिकली ये साइकिल जो है वो 4 पाई की हो गई, 0 से लेकर पाई, पाई से लेकर 2 पाई, 2 पाई से लेकर 3 पाई और 3 पाई से लेकर फिर 4 पाई। और मैकेनिकली ये कंडक्टर एक्स केवल यहाँ से यहाँ मूव किया, इसके बाद ये यहाँ मूव किया, इसके बाद यहाँ मूव किया, यानी कि ये 2 पाई रेडियन ही ये कंडक्टर मूव किया, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकली 4 पाई हमें ये डिस्टेंस मिल जाती है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एंगल वेरी करता है, मैकेनिकल एंगल वेरी नहीं करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि ये डेरिवेशन में मिला है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू p/2 थीटा मैकेनिकल, राइट। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंग्स में क्या अंतर होता है ये हमें आज समझना है। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि 3 फेज सिस्टम जो होता है उसमें वाइंडिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। जैसा कि हम जानते हैं और मैंने आपको इंडक्शन मोटर में भी सिखाया है कि जब भी किसी मशीन में आप 3 फेज सप्लाई देते हैं, जनरली किसी मशीन में आप 3 फेज सप्लाई आप जब देते हैं, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ इस मशीन में 3 फेज सप्लाई दी है और ये 3 फेज सप्लाई को इस तरीके से है। यहाँ पर हमारा एक फेज ए है, उसके बाद उसका सेकेंडरी पार्ट है, फिर फेज बी है, उसके बाद फेज सी है। जनरली जो 3 फेज सप्लाई होती है वो 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग में जाती है, ऐसा मैंने आपको हमेशा सिखाया है। और ये जो 3 फेज है या तो स्टार कनेक्टेड होगा या डेल्टा कनेक्टेड होगा। अभी मैंने माना ये स्टार कनेक्टेड है, तो इसको मान लीजिए ए, ये कंडक्टर मान लीजिए ए डैश, ये कंडक्टर बी है, ये कंडक्टर है बी डैश, ये कंडक्टर सी है, ये कंडक्टर सी डैश, और इनमें करंट जा रहा है। ये जो करंट है इस वाइंडिंग में जा रहा है, यानी कि ये जो ए है ये क्या हो जाएगा ए डैश, ये कंडक्टर बी है ये हो जाएगा बी डैश, ये कंडक्टर सी है ये हो जाएगा सी डैश। ये एक मशीन है जो कि एक मान के चलो 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें 3 फेज करंट जा रहा है, IA, IB और IC।
अब इस मशीन के अंदर जो वाइंडिंग यहाँ रखी हुई है, इस कंडक्टर ए में, इस कंडक्टर ए डैश में, इसमें बी में या बी डैश में या सी में या सी डैश में, ये वाइंडिंग हम किस तरीके से रखते हैं? या तो एक वायर लो, यहाँ डाल दो और निकल के बाहर ले लो। तो अगर एक वायर, ऐसे मल्टीपल वायर्स अगर मैं एक की स्लॉट में, केवल एक ही स्लॉट में डाल दूं और इसको अगर मैं इस तरीके से बना लूं, एक ही स्लॉट में खूब सारे वायर डाल दूं, तो इस वाइंडिंग को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। की बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हम एक ही स्लॉट में डाल दें और सिमिलरली यहाँ हम कुछ वायर लेके इसको मतलब बी भर देंगे, उसके बाद सी भर देंगे और फिर इसको हम एंड में शॉर्ट कर देंगे। दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। बट फॉर द सेक ऑफ गुड ईएमएफ, बहुत अच्छा ईएमएफ हमें इस वाइंडिंग में नहीं मिलता है। इस कंसंट्रेटेड में हमें अपने एक ही जगह पर सारे हमें नंबर ऑफ टर्न्स को इस तरीके बाउंड कर दिया, ये हमें बहुत अच्छा ईएमएफ नहीं देती है, बहुत अच्छा आउटपुट नहीं देती है। तो पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर मैं बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कैसे लगते हैं। तो मान लीजिए अभी आपके सामने एक कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है और मैं इसको फिर से आपके ड्रॉ कर देता हूँ कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो कि आपको इस वाले सेक्शन में अच्छे से समझनी है, क्योंकि यही आपकी टर्मिनोलॉजी आपके न्यूमेरिकल्स में और आपके डेरिवेशन में कन्वर्ट होगी। तो मान लीजिए ये एक मशीन है जो कि अभी कंसंट्रेटेड है, इसमें जो वाइंडिंग का अरेंजमेंट है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये ए है, लेट्स सपोज ये बी है और ये इस तरीके से हमारा 3 फेज का रोटेशन है। दिस इज ए, दिस इज ए डैश, दिस इज बी, दिस इज बी डैश, दिस इज सी एंड दिस इज सी डैश, और 3 फेज सप्लाई हमने इस मशीन को दे रखी है, ठीक है। अब हम बात करते रोटर की। हमारे पास एक रोटर होता है क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ये आप रोटर है और रोटर में 2 पोल है। लेट्स सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, कुछ वी कैन से सम कॉन्सेप्ट। तो हियर दी 2 पोल की मशीन हो गई ये वाली, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ साउथ बन रहा है। और हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल, यानी कि नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में, अगर मैं सिर्फ नॉर्थ की बात करता हूँ तो नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में कितने पोल आ रहे हैं? बेसिकली हमारे 3 पोल आ रहे हैं। तो स्लॉट पर पोल एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलेंगे जी। ये स्लॉट है, ये नंबर ऑफ पोल है, तो हमारे पास कितने स्लॉट, टोटल कितने स्लॉट है? हमारे पास एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट ये है, यानी कि टोटल हमारे पास 6 स्लॉट्स है। हमारे पास कितने पोल की मशीन है? 2 पोल की ये मशीन है, यानी कि क्या हो गया 3, यानी कि यहाँ पर जी कितना हो गया 3। तो जी को हम याद रखें, क्या बोलते हैं? स्लॉट पर पोल। नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में 3 पोल है, स्लॉट पर पोल यानी कि एक पोल में कितने स्लॉट आ रहे हैं। तो आप देखो कि नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आप देखो 1 2 3 आ रहे हैं। नॉर्थ अगर इधर घूमता है तो 1 2 3 आ रहे हैं। सिमिलरली साउथ के इन्फ्लुएंस में भी हमारे 3, यानी स्लॉट पर पोल हमारे कितने आ गए 3। तो एक ये हमारी टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है। दूसरा आता है नंबर ऑफ फेजेस। हमारे पास नंबर ऑफ फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, जो कि यहाँ पे कितने हैं आपके 3। और तीसरा और जो कि इंपॉर्टेंट और लास्ट जो टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है कि वो होती है स्लॉट पर पोल पर फेज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, क्योंकि होती है स्लॉट पर पोल पर फेज। जी क्या होता है? स्लॉट पर पोल, तो स्लॉट पर पोल पर फेज, ठीक है ना। तो जी क्या है? स्लॉट पर पोल पर फेज। तो यहाँ पे स्लॉट कितने हैं हमारे 6। कितने पोल की मशीन है हमारे पास? बेसिकली 2 पोल की। नंबर ऑफ फेज कितने हैं हमारे? 3। नंबर ऑफ फेज कितने? 3। तो यहाँ क्या हो गया 1। तो यानी कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आ गया कि ये जो मशीन है जिसमें मशीन में कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, दिस इज अबाउट कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, दिस इज अबाउट कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। हमने एक चीज हमें नजर आ गई यहाँ पर कि Q बेसिकली इज इक्वल्स टू होता है 1, ये हमें याद रखना है। धीरे धीरे मैं इस स्लॉट को इंक्रीज करूंगा। अभी मैंने 1 स्लॉट लिया है, अभी मैं अब इसके बाद 2 स्लॉट लूंगा, फिर 3 स्लॉट लूंगा, फिर हम देखेंगे कि Q की वैल्यू क्या आती है। तो Q की वैल्यू यहाँ जो आ रही है, जो कि स्लॉट पर पोल पर फेज है, वो कितना आ रहा है 1। दिस इज फॉर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ये आपको याद रखना है। दिस इज फॉर
कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये स्लॉट को 2 कर दूंगा, यानी कि ए में 2 स्लॉट है, ए डैश में 2 स्लॉट है, बी में 2 स्लॉट है, बी डैश में 2 स्लॉट है, सी में 2 स्लॉट है, सी डैश में सी स्लॉट है। मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स एक फेज में NPH है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे बता देता हूँ, ठीक है ना। दिस इज केस 1, ये हमें केस 1 ले लिया है। अब मैं केस 2 में क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्लॉट को इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं नंबर ऑफ स्लॉट को इंक्रीज करता हूँ तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स, ठीक है ना। उसी में भी हमें ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, एक तो G को जो कि होता है स्लॉट पर पोल, एक होता है M जो होता है नंबर ऑफ फेजेस, एंड नेक्स्ट होता है Q, तो G एंड Q एंड M जो होता है स्लॉट पर पोल बेसिकली क्या है, G है ना, और उसको हम फेज से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाता है, जैसे स्लॉट पर पोल पर फेज, क्योंकि 1 है, ठीक है ना। ये कंसंट्रेटेड के लिए 1 आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए 1 से ज्यादा आता है। इट शुड बी Q greater than 1 for distributed windings। वो थोड़ी देर में देखते हैं कैसे आता है, राइट। दिस इज अबाउट अवर बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ हमने अब क्या कर दिया, नाउ वी इंक्रीज द स्लॉट, वी आर इंक्रीजिंग द स्लॉट, ठीक है ना। तो हम फिर से एक मशीन को ड्रॉ कर लेते हैं हमारी, कि ये हमारा स्टेटर है जिसमें हम नंबर ऑफ स्लॉट को 2 रख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। दिस इज द मशीन एंड दिस इज द 3 फेज कनेक्शन, और हमने नंबर ऑफ स्लॉट को अब इंक्रीज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 स्लॉट रख लिए, ए के 2 होंगे तो यहाँ पर भी ए के रिफ्लेक्शन में 2 होंगे, यहाँ पर बी होगा तो यहाँ पर बी का रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पर अगर सी होगा यहाँ पर हमारा सी का रिफ्लेक्शन होगा। लेट्स सपोज ये मैंने नाम दे दिया A1 A2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बेसिकली दिस इज A1 डैश, दिस इज A2 डैश। सिमिलरली ये मैंने नाम दिया B1 B2, ये हो जाएगा मेरा B1 डैश, हो जाएगा B2 डैश। अगर मैंने यहाँ नाम दिया C1 C2 तो ये हो जाएगा मेरा C1 डैश, हो जाएगा C2 डैश। अब हम वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारे पास 2 पोल की मशीन है जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, ठीक है। फिर से हम उस फॉर्मूले पे आते हैं। बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है, पहले आता है जी होता है स्लॉट पर पोल। तो स्लॉट कितने हो गए, अब हमने स्लॉट को डबल कर दिया, पहले 6 स्लॉट थे अब 12 कर दिया। 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल इज 2, इट इज 6, यानी कि नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में हमारे 6 स्लॉट है, सिमिलरली साउथ के इन्फ्लुएंस में हमारे 6 स्लॉट है। यहाँ जी कितना आ गया, बेसिकली कितना आ गया सी। नंबर ऑफ फेजेस, उसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, नंबर ऑफ फेज तो हमारे 3 फेज की मशीन है, बस स्लॉट को चेंज किया है। इट शुड बी बेसिकली नंबर ऑफ फेज m इज इक्वल्स टू 3। एक फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था, तीसरा था हमारा क्या था, बेसिकली क्यू क्या था हमारा, स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज, तो यानी कि इट शुड बी G डिवाइडेड बाय M इंटू P। तो स्लॉट इज दिस इज बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है, दिस इज 6 and number of pole is 2, this is 3, no, this is basically it is 6 number of slot per pole per phase, slot per pole, oh sorry, it is G by M, so it should be 2, slot per pole is G and it is phase, so it is 2। here Q is basically 2, यानी कि Q is greater than 1। अगर Q हमको greater than 1 मिलता है तो हमने क्या देखा, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ वाइंडिंग, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, NPH डिवाइडेड बाय 2। यहाँ Q कितना है 2, तो हम ये कह सकते हैं एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स हमारे डिवाइडेड बाय Q के रेस्पेक्ट में हमारे डिवाइड हो जाते हैं। Q कितना है 2 आया है,
यहाँ पे हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एनपीएच यानी कि एनपीएच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक जनरलाइज फॉर्मूला निकला है एनपीएच डिवाइडेड बाय क्यू, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं एनपीएच डिवाइडेड बाय क्यू लगाऊं, यहाँ पर एनपीएच डिवाइडेड बाय क्यू, तो इसमें क्यू कितना आया था 1, तो ये दिस इज कंसंट्रेटेड। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं यहाँ क्यू कितना आया है 2, तो ये एनपीएच डिवाइडेड बाय 2। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। एक केस और ले लेता हूँ मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि ये वो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हमको समझने के लिए, कि हमने केस 2 हो गया है जिसमें अपन ने 2 स्लॉट लिए थे। अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैं केस 3 ले लेता हूँ। दिस इज बेसिकली केस 2, दिस इज केस 2। नाउ आई एम कंसिडरिंग दी केस 3। केस 3 में मैं वाइंडिंग्स को और टफ कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अब 3 कंडक्टर ले लेता हूँ, यानी कि 3 स्लॉट ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक फेज में 3 स्लॉट। तो हम वाइंडिंग को फिर से करेंगे ड्रॉ, और यहाँ पे थोड़ा सर्कल को और बड़ा कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, लाइक दिस। और हम 3 फेज ले लेते हैं। मशीन तो हमें समझ में आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड में क्या अंतर होता है। आई थिंक यू विल गेट द ग्लिम्स ऑफ द मशीन्स। तो यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दी हुई है, करंट गया हुआ है इसके अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़े स्लॉट को और इंक्रीज कर रहे हैं। अभी 2 स्लॉट लिए थे, पहले मैंने 1 लिया था, अब मैं यहाँ पे 3 स्लॉट ले लेता हूँ, लाइक दिस। दिस इज स्लॉट ए का स्लॉट होगा A1 A2 A3 A1 डैश A2 डैश A3 डैश। दिस इज B1 B2 B3। This is B1 dash, B2 dash, B3 dash. This is C1, C2, C3. This is C1 dash, C2 dash and C3 dash. और हमारा रोटर है वो 2 पोल का ही है, बस हमने वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज बेसिकली साउथ। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया, लेट्स सपोज दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज बेसिकली A3। ये क्या हो जाएगा, A1 डैश, दिस इज A2 डैश, दिस इज A3 डैश। सिमिलरली मैंने यहाँ नाम दिया B1 B2 B3। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, B1 डैश, दिस इज B2 डैश, दिस इज B3 डैश। सिमिलरली मैंने यहाँ नाम दिया C1 C2 C3। ये हो जाएगा हमारा C1 डैश, दिस इज C2 डैश, दिस इज C3 डैश। अभी आपको निकालना है कि बेसिकली हुआ क्या। हमने जो 3 फॉर्मूले सीखे हैं, इसमें हम 1-2 फॉर्मूले और सीखेंगे, यानी कि ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों तो याद रख लिया अपन ने। अब 2 और हमारे पास आने वाले हैं, वो इस वाले स्लॉट में आ जाएंगे, तब जाके हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा होगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ स्लॉट पर पोल, यानी कि स्लॉट पर पोल, तो स्लॉट कितने हैं, एक फेज में 3 और 3 उसके 6, तो 6 3 जा 18, यानी कि 18 स्लॉट हो गए मशीन 2 पोल की, यानी कि पर पोल, यानी कि नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में मेरे 9 कंडक्टर हुए, 9 स्लॉट हुए, साउथ के इन्फ्लुएंस में 9, यानी कि स्लॉट पर पोल जी हमारा 9 आ गया। एम जो है वो तो 3 है, उसमें तो कोई चेंज नहीं, 3 फेज की मशीन है। क्यू थोड़ा ट्रिकी होता है, यानी कि इसको फॉर्मूला क्या होता है, स्लॉट पर पोल इंटू फेज, इसको हम बोलते हैं G/M। तो G इज हमारा 9 एंड इट इज 3 फेज। क्यू कितना आ गया हमारा इसमें 3। यहाँ हमारे पास क्यू कितना आ गया, बेसिकली इसमें हमारा क्यू कितना आ गया 3, यानी कि क्यू हमारा 3 है। इट इज क्यू इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। तो ये है हमारा क्यू, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंसंट्रेटेड जो वाइंडिंग होती है उसमें Q1 होता है, जिसमें एक ही स्लॉट होता है, उसी में सारे हम कंडक्टर को रख देते हैं। और यहाँ पर जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जो वाइंडिंग होती है, उसमें वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग स्लॉट्स में, और उसमें हम
नंबर ऑफ टर्न्स को भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एन पी एच बाय क्या आ जाएगा, क्यू, और क्यू कितना है बेसिकली एन पी एच डिवाइडेड बाय 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज एन पी एच डिवाइडेड बाय 3, दिस इज एन पी एच डिवाइडेड बाय 3, दिस इज एन पी एच डिवाइडेड बाय 3। पूरे में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है बाय 3 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी वाइंडिंग को। नंबर ऑफ टर्न्स उतने ही थे, मान लीजिए 100 टन की मशीन थी तो 100 100 बाई 3 100 बाई 3 100 बाई 3 सब में कर दिया। और कंसंट्रेटेड में हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेटेड में पूरा 100 हम एक ही स्लॉट में रख रहे थे, तो एक लिमिट थी हमारे पास, क्योंकि इतना बड़ा स्लॉट ही नहीं है जिसमें हम 100 टन रख सकें। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज फेवरेबल, इसके बहुत एडवांटेज होते हैं, बहुत यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है, बहुत यूनिफॉर्म हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। यहाँ तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे की कहानी। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको याद हो इंडक्शन मशीन का जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो होती है √2 पाई एफ फाई एम इंटू एन। ये मशीन नॉर्मल ईएमएफ इक्वेशन होती है जो कि ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन में, हर जगह है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर लगता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी या के डब्ल्यू जिसको बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। ये फैक्टर क्या होता है जो कि इंडक्शन में, सिंक्रोनस में आपको देखने को मिलता है। ये फैक्टर यही वो फैक्टर है जो वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो फैक्टर के डेरिवेशन एक हमारे पास सिलेबस में है, वो डेरिवेशन आपको मेन एग्जामिनेशन में उसका ये प्रूव करने के लिए भी आता है। ये वाइंडिंग फैक्टर जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, के डी और के पी में, ठीक है ना। तो ये वाइंडिंग फैक्टर के ये डेरिवेशन के डी का निकालेंगे, ये डेरिवेशन हम के पी का निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम यानी कि 2 क्लास 3 क्लास और हैं इसकी, जिसमें एक डेरिवेशन हम के डी का निकालेंगे, एक डेरिवेशन हम के पी का निकालेंगे, और फिर उसके बाद हमारे कुछ न्यूमेरिकल छूट जाते हैं इसमें, तब जाके हमारी ये पूरी क्लास बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल की कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।